हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित प्रश्न है बच्चों। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, सब्जेक्टिव सोल्यूशन किए हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों 2023 का। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि मॉडल पेपर का चित्र दिखाया गया है। इसमें से कुछ पैटर्न लिए गए, कुछ क्वेश्चन के पैटर्न लिए गए और प्रश्न जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे लिए गए हैं, बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न कि आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं बच्चों काफ़ी सालों से लगातार बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी करवाते आ रहा हूं, तो मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में गिरेंगे, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10वीं का जो पैटर्न है वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ किताब के आधार पर पैटर्न है, वो कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों। आखिर बच्चों, मेरा कहना है कि क्वेश्चन बाहर से थोड़ी ना आएगा बच्चों, क्वेश्चन किताब से ही आएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किताब को मन से पढ़े और जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसे आप कॉपी कलम में नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि आपको यहाँ से सारे प्रश्न बच्चों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं बच्चों। बस आप वीडियो के अंत समय तक बने रहें, आपको काफी ज्यादा यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन चुने हुए प्रश्न है। आप देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, देखिएगा कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बच्चों। बस तो चलिए क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों आपका समय बहुत मूल्य है। और जाने से पहले एक बात कहेंगे बच्चों कि अगर अभी तक ने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? पहला प्रश्न देखिए, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता को लिखे। कोई गारंटी नहीं बच्चों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता को लिखे। आइए पढ़ते हैं। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहली, यह परिवहन का तीव्र साधन है। दूसरा, इसके अंतर्गत किसी विशेष मार्ग निर्माण की जरूरत नहीं होती है। रख रखाव का खर्च इसमें नहीं होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का मुख्य साधन है। ये आम आदमी के लिए सुलभ नहीं है। देखिए, अब मैं बताता हूँ इस सभी का मतलब। ये परिवहन का तीव्र, हवाई जहाज, एरोप्लेन, ये सब क्या है, हेलीकॉप्टर, ये सब बहुत तेजी से गमन करते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत किसी मार्ग का हवा में चलने वाला जो साधन है, यानी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, क्या किसी रोड के माध्यम से चलता है? नहीं, वो आकाश में उड़ता है। तीसरा, रख रखाव का खर्च इसमें नहीं होता है। बच्चों, क्या है कि ये पर्सनली कोई आदमी यूज करता नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर ये गवर्नमेंट होते हैं, तो इसमें रख रखाव को उतना खर्च नहीं होता, क्योंकि इसके लिए एक अलग स्पेशल जगह बनाई गई होती है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का साधन। अंतर्राष्ट्रीय मतलब बच्चों जो राष्ट्र से बाहर हो उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। जैसे इंडिया से बाहर नीदरलैंड, इंग्लैंड, जापान, वियतनाम और अदर कंट्री है, ठीक है बच्चों, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय साधन होता है। और ये आम आदमी के सुलभ में नहीं है बच्चों। इसको ज़्यादातर जो आम आदमी होते हैं, जो जनरल पीपल होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, हाई कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो ये था पहला का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, कॉपी में उतार ले, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 4 गुण इस प्रकार है। पहला, यह परिवहन का लोकप्रिय साधन है। लोकप्रिय मतलब बहुत पॉपुलर है, जो सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, यह आम आदमी के लिए सस्ता साधन है। आम आदमी क्या, इसे कोई भी गरीब से गरीब भी इस्तेमाल करता है। बस गरीब से गरीब बस में चढ़ता है, उसमें सफ़र करता है, ऑटो रिक्शा या किसी भी प्रकार का जो रोड पे चलता है, ठीक है। भारतीय सड़क व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। अगर आपको बात करें तो यहाँ पे एक जीके उठता है कि भारत में सबसे बड़ी सड़क व्यवस्था किसकी है, तो विश्व में तो भारत सड़क, ठीक है। ये सभी जगह उपलब्ध है। सभी जगह मतलब ऑल कंट्री में, सभी जगह दुनिया के हर एक कोने में सड़क परिवहन होते हैं। ये था दूसरा का आंसर, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग परियोजना का वर्णन करें। प्यारे बच्चों, कोंकण रेल मार्ग परियोजना क्या है, देखिएगा समझिएगा। यह देश के पश्चिमी तट के किनारे मुंबई से मंगलोर तक गोवा होकर एक रेल मार्ग बनाने की परियोजना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों? तो मुंबई पश्चिमी तट के किनारे से मुंबई से मंगलोर तक गोवा होकर एक रेल मार्ग बनाने की परियोजना है। इस परियोजना की व्यवस्था को कोंकण रेलवे निगम द्वारा की गई है। यहाँ नियमित यात्री रेल सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। यह है बच्चों तीसरा का आंसर। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। भारत के 2 प्रमुख पत्तनों के नाम लिखिए जो लौह अयस्क निर्यात के लिए मशहूर है, ठीक है। जो मतलब जहाँ से लोहा जो है बच्चों गमन करता है, मतलब जाता है, ठीक है। तो देखिए, आयात और निर्यात। आयात मतलब होता है आना, निर्यात मतलब होता है भेजना। तो भारत के 2 प्रमुख पत्तन कौन कौन से? कोलकाता और विशाखापत्तनम। यहाँ से क्या है, तो लौह अयस्क का भेजा जाता है, ठीक है, निर्यात होता है। तो ये मशहूर है, शहर है। उम्मीद आपको यह चौथा प्रश्न समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न क्या है कि बिजली के रेल इंजनों का निर्माण कहाँ होता है।
तो बिजली के रेल इंजनों का निर्माण चित्तरंजन में होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों? चित्तरंजन में होता है, यानी कि समझ गए होंगे, बिजली का रेल इंजन का निर्माण चित्तरंजन में होता है बच्चों। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। छठा प्रश्न क्या है, आप इसे लिख ले या स्क्रीनशॉट मार ले। छठा प्रश्न लीजिए, यातायात का सबसे सस्ता और सबसे कीमती साधन कौन सा है? बच्चों यातायात का सबसे सस्ता साधन जो है वो जल मार्ग है, और सब जबकि वायु मार्ग जो है सबसे कीमती, सबसे आसान सबसे सस्ता जल मार्ग कहा गया है, और सबसे महंगा बच्चों वायु मार्ग कहा गया है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय महामार्ग क्या है? बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर स्थित भागों को आपस में जोड़ते हैं। इस सड़क तंत्र का निर्माण तथा रख रखाव का केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के अधिकार क्षेत्र में है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और CPWD का फुल फॉर्म बता दें। C से हो गया सेंट्रल, P से हो गया बच्चों पॉपुलर, और W से हो गया बच्चों वर्क, और D से हो गया बच्चों डिपार्टमेंट। यानी कि CPWD का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल पॉपुलर वर्क डिपार्टमेंट के क्षेत्र में आता है राष्ट्रीय महामार्ग। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें या फिर लिख लें। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर है, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत और कौन से कार्ड आते हैं? बच्चों क्रेडिट कार्ड पहले आप समझिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सब क्या, ये एक प्रकार की प्लास्टिक मुद्रा है जिसे हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं या फिर स्वीप कर सकते हैं, जिसे हम लोग मतलब अपने पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, सामान को खरीदने बेचने वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्ड टेप ए मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस आदि है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा गया कि क्रेडिट कार्ड के अंदर कौन कौन से कार्ड आते हैं, तो आते हैं बच्चों टेप ए मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस आदि, और भी कई सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे बस इतना छोटा सा आंसर दिया हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, मुद्रा देश कल्याण में कैसे मदद करती है? बच्चों मुद्रा देश कल्याण में कैसे मदद करती है? चूंकि मुद्रा द्वारा किसी देश का राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय की माप होती है, इस तरह मुद्रा कल्याण में मदद करती है। उम्मीद है आपको 9 नंबर प्रश्न है समझ में आएगा बच्चों। सब ऑब्जेक्टिव के तौर पे सब 2 नंबर वाले प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिएगा बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय के कितने रूप होते हैं? बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को आदान प्रदान होता है। जैसे क्या है ना, ये बहुत पहले चलता था बच्चों। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है कि अगर आपको किसी प्रकार की वस्तु की जरूरत है, तो जिस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी वस्तु देकर जो वस्तु उसको चाहिए उस वस्तु को प्राप्त करता था। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। क्योंकि इस प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती थी, इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाकर मुद्रा प्रणाली आया कि मुद्रा देकर आप किसी भी प्रकार की वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, ATM मशीन से पैसा कैसे निकाला जाता है? ATM मशीन से प्यारे बच्चों पैसा कैसे निकलता है? सबसे पहले तो आप ATM का फुल फॉर्म समझिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में बात करें तो स्वचालित मशीन। ठीक है, देखिए ATM कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन अंक होता है प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पासवर्ड या पिन कोड बोलते हैं, जिसकी सहायता से ATM कार्ड के मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जा सकता है। तब जब ATM कार्ड डालने के बाद आप उसमें जो गुप्त अंक दिया गया है पिन, उसको आप इंटर करिएगा, उसके बाद आप अमाउंट डालिएगा, उसके बाद आप इंटर कीजिएगा, तो आपका पैसा निकलता है। साथ ही साथ अब ATM से रुपया निकालने के लिए ATM कम डेबिट कार्ड होना चाहिए। ये था बच्चों ATM का बारे में। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, मेजनी कौन था? हिस्ट्री से आ गया प्रश्न प्यारे बच्चों, सब मिले जुले प्रश्न है, ये कोई बच्चों रिस्क लेने वाली बात है ही नहीं, ये सब प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे, इसलिए जरूर आप पढ़िए। अगर ऐसे प्रश्न नहीं आते तो, लेकिन इसका गारंटी हम देते हैं प्यारे बच्चों कि इससे मिलते जुलते प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए ये सभी प्रश्न पढ़ना आप सभी के लिए बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, मेजनी कौन था? देखिए युवा इटली संगठन का संस्थापक मेजनी था। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त का दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। पलायन मतलब जाना पड़ा।
1845 में मेटरनिख की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। मेजनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था मेजनी कौन था। मेजनी के बारे में एक छोटा सा परिचय, इसे आप पढ़ लीजिए, दोबारा दोहरा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आपके लिए वरदान से कम नहीं है बच्चों। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम में, आएंगे हो सकते नहीं बच्चों, हम कह रहे हैं आएंगे। ठीक है, चलिए। और गैरीबाल्डी कौन था बच्चों, तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न है, आ सकता है। बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। ऐसे प्रश्न बच्चों हर साल, पिछले साल भी ऐसे प्रश्न आए थे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब प्रश्न को ये पूरे अंतिम समय तक देखिए। बिहार के किशनगंज, शिवहर, दरभंगा, अररिया, मधुबनी जिले सिंचित क्षेत्र के दृष्टि से काफी पीछे है। सिंचित मतलब समझे बच्चों, इरिगेशन मतलब खेत वगैरह में पानी पटाना, जो पानी डालना होता है उसी सिंचित बोलते हैं। ठीक है, इस जिले की सिंचाई की आवश्यकता सर्वाधिक है। ठीक है, इस जिले के जो शिवहर है, किशनगंज है, दरभंगा, अररिया, इसमें मधुबनी जो है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें पानी खेतों में डालने की ज़रूरत होती है। तो किशनगंज में 21.81% फसल क्षेत्र ही सिंचित है। इसके कारण इस क्षेत्र में कृषि में काफ़ी पिछड़ापन एक दिखता है। और बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है और देश में भारत देश कृषि प्रधान देश है बच्चों। ये राज्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि और बच्चों यहाँ पे बाढ़ हमेशा आते जाते रहता है, ये बाढ़ से ग्रसित रहता है। यहाँ अस्थायी सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी अधिक है बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों 13 नंबर का आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले या फिर लिखें। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 14 नंबर देखिएगा बच्चों, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। आई एम श्योर बच्चों, 100% श्योर है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल लिखा हुआ है कि आएगा, क्योंकि ये हर साल ये क्वेश्चन का पैटर्न दोहराता है और इस बार भी दोहराएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग, हम तो कहते हैं रट जाइए, एकदम याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। मानसून की अनिश्चितता के कारण, मतलब अनिश्चितता समझे बच्चों, मानसून समझे। मानसून में मतलब कोई निश्चित नहीं कि कब धूप, कब बरसात, कब पानी, कब बादल, ये अनिश्चितता उसी को बोलते हैं। मानसून की अनिश्चितता के कारण बिहार के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन होता है। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किशनगंज में हमेशा बाढ़ आते रहता है, तो वही बात की, तो किशनगंज बिहार में नहीं आता है बच्चों, तो ये बात यहाँ पे भी कही गई कि किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष मतलब हर साल बाढ़ आता ही है। बिहार की कोसी बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम है। उत्तरी बिहार के मैदान बाढ़ से अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब उत्तर की तरफ जो बिहार में, जैसे बिहार के चौहद्दी कहते हैं ना, उत्तर में ये, दक्षिण में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो उत्तरी तरफ जो इलाके पड़ते हैं वो हमेशा बाढ़ से ग्रसित होते हैं। उत्तरी बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में सारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि है। ये सब, इन क्षेत्रों में मुख्यतः घाघरा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी नदियों से बाढ़ आती है। उत्तरी बिहार की नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हिमालय तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कुल बाढ़ क्षेत्र लगभग 64 लाख हेक्टेयर है बच्चों। अब देखो, बहुत इजी क्वेश्चन बना दिए इसको, आप अपने तरीके से इसे लिख सकते हो। उम्मीद है बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा, क्योंकि बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत इजी है। मानसून की अनिश्चितता के कारण बिहार में किसी न किसी स्थान पर प्रति साल हमेशा बाढ़ का आगमन होता रहता है, और ज़्यादातर बिहार के उत्तरी इलाकों में होता है, क्योंकि बिहार का कोई ना कोई कोना ग्रसित होता है हमेशा बाढ़ से, तो उत्तरी जो है वो हमेशा ग्रसित रहता है। उत्तरी में कौन कौन आ गया, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फर, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, ये सभी जो है कौन सी नदी से प्रभावित होते हैं, घाघरा, गंडक, कमला, बागमती, कोसी नदियों से बाढ़ आती रहती है। इसीलिए ये बिहार जो है एक बाढ़ का अच्छा खासा जो है उदाहरण है कि बिहार में हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न 14 नंबर समझ में आया होगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा, बिहार की मुख्य फसलें क्या हैं। बिहार की मुख्य फसलें क्या हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बिहार की प्रमुख फसलें धान है, गेहूं है, मकई है और गन्ना है, तंबाकू है, महुआ है, ज्वार है, दलहन है और तिलहन है। ये सभी बच्चों बिहार की मुख्य फसलें हैं। आप इसमें से अगर कोई दो भी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये सब 2 नंबर 1 नंबर से ज़्यादा के नहीं आएंगे। मेरे को तो लगता है ये ऑब्जेक्टिव में गिरेगा कि बिहार की मुख्य फसलें क्या है। आपको वो 4 दे देगा और 4 में से कोई एक उत्तर में से ये कोई भी दे देगा, सही होगा। तो आपको मुख्य फसलें में से धान भी, गेहूँ भी, मकई भी, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन, ये सब, तिलहन,
मुख्य फसलें कहाँ की, तो हमारे बिहार की। ठीक है, तो चलिए आगे 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। अवरक कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग है। ठीक है बच्चों, अवरक अवरक बिहार में नवादा में, बांका, गया, जमुई जिलों में मिलता है। इसका उपयोग बिजली और संचार संयंत्र, शीशा, सजावटी सामान, अग्निरोधक सामग्री इत्यादि बनाने के साथ साथ कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, रबड़ उद्योग में उपयोग होता है। ये था बच्चों अवरक का उपयोग कहाँ कहाँ मिलता है ये भी बता दिए, और इसका क्या उपयोग है ये भी बता दिए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अवरक कहाँ मिलता है, तो बच्चों नवादा, बांका, गया, जमुई जिलों में मिलता है, और इसका उपयोग बिजली के संचार, शीशा, सजावटी सामान या अग्निरोधक मतलब आग पे कंट्रोल करने वाला सामान के इत्यादि में बनाया जाता है, या फिर कागज उद्योग में, या रासायनिक उद्योग या रबर उद्योग में उपयोग होता है। ये था 16 नंबर का प्रश्न। बच्चों एक ही क्वेश्चन को दो दो बार रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, बस और कुछ नहीं। आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करिएगा बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या लगता है, कैसा लगता है, तो हम लोग इससे मोटिव होते हैं। तो मोटिव मतलब बच्चों हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो और अच्छे अच्छे वीडियो और बच्चों को अच्छे तरह से तैयारी करवानी चाहिए। बस आपसे ये उम्मीद है कि बस जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, शेयर करिए आप। ठीक है, चलिए 17 नंबर पे देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार में ग्रेफाइट एवं यूरेनियम का वितरण को लिखिए। बिहार में बच्चों ग्रेफाइट और यूरेनियम का वितरण को लिखिए। तो देखिए बिहार में यूरेनियम गया जिले के सुईगार के निकट अखबारी पहाड़ी के अलावा जहानाबाद और अरवल, मुंगेर, जमुई, भागलपुर जिले में मिलता है, और ग्रेफाइट सिमलताला क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में मिलता है। ये था 17 नंबर। आइए 18 नंबर देखते हैं बच्चों। बिहार में रज्जू मार्ग के उपयोग तथा विकास को बताएं। मेरे को पक्का श्योर है कि ये प्रश्न भी आएगा, इसलिए इसको भी बढ़िया समझिएगा। देखिए बिहार में रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों के लिए होता है। बिहार में राजगीर के गिरिध कुद पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए रज्जू मार्ग का विकास किया गया है। यह 1972 में जापान सरकार द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था रज्जू मार्ग बच्चों, तो 1972 में जापान सरकार द्वारा बनाया गया था। और अब यह बिहार राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। बांका जिले में मंदार हिल को भी रज्जू मार्ग से शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा। यह स्थान जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह था बिहार रज्जू मार्ग के उपयोग तथा विकास की बातें। स्क्रीनशॉट मारे या फिर प्यारे बच्चों से कॉपी में लिख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, मध्य युग में बिहार में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ। तो बच्चों मध्य युग में बिहार में नगरों का विकास सड़कों के विकास एवं प्रशासनिक कारणों से हुआ है। ऐसे नगरों में सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा, सिवान आदि हैं। ये है 19 नंबर का प्रश्न का उत्तर। इसे भी लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट मार लें। चलिए 20 नंबर देखिएगा बच्चों, भूकंप क्या है, इसे बचाव के लिए किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। बच्चों भूकंप का मतलब प्राकृतिक तरीके से हमारे पृथ्वी का कंपन भूकंप होता है, भूकंप कहलाता है। भूकंप के बहुत सारे परिभाषा है, लेकिन एक शॉर्ट भाषा में समझा जाए तो पृथ्वी का थर्राना यानी कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। ठीक है, इससे बचाव के किन्हीं दो उपाय, तो बच्चों दो क्या, आप लोग तो बहुत सारे इसका बचाव का उपाय है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते। देखिए भूकंप का तात्पर्य भूपटल में कंपन से है। भूकंप का मूल कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में विविध कारणों से ऊर्जा की उत्पत्ति और ऊष्मा तरंगीय विवरण है। ये था भूकंप के डेफिनेशन। अब भूकंप से बचाव के निम्न कारण है। पहला है बच्चों भूकंप का पूर्वानुमान, मतलब भूकंप आने वाला है इसका पूर्वानुमान हमको लगाना पड़ेगा किसी यंत्र के सहायता से। तो भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा भूकंपीय तरंगों का पूर्वानुमान किया जा सकता है। ठीक है, भवन निर्माण भूकंप रोधी तरीके के आधार पर किया जाना चाहिए। खासकर उन क्षेत्रों में जो भूकंप से प्रभावित होते हैं वहां पे भूकंप रोधी तरीके से घर को बनाना चाहिए। तो ये थे दो उपाय, और भी बहुत सारे आपको पते होंगे, लेकिन ये दो मेन थे, मैंने बता दिए। तो इस तरीके से बच्चे कुछ समय के दौरान मैंने आपको 20 में से 20 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद है बच्चों आपको सेशन पसंद आया होगा। उम्मीद है बच्चों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, क्योंकि बच्चों आप ही का इसमें बेनिफिट है। क्योंकि हमारे चैनल में लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाई का कंटेंट मिल सके।
तो उम्मीद है बच्चों आप हमारी बातों को समझिएगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर बच्चों लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगला स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और मन लगा के पढ़िए और अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। ठीक है बच्चों, तो बस जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।